हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम की, तो बेसिकली इट बिलोंग्स टू द चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है बच्चों, वो दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी कवर कर लिया। उसके बाद बहुत सारे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर साल नीट में इसमें से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन और जेई में हर साल इसमें से 1 एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है, बिकॉज ये बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है। जैसे अब जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, मोल कंसेप्ट की, तो ये तीनों चैप्टर्स में आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट्स आते हैं ना। स्टूडेंट्स, इन वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं हर एक कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि वीडियो लेक्चर्स को लाइन से फॉलो करना है, कोई भी वीडियो लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी बात ये कि आपको मैं जो भी यहाँ पे बोर्ड पे विथ प्रेजेंटेशन लिखूंगा, आपके नोटबुक में एज इट इज आपको भी लिखना है, सो दैट रिविजन के टाइम आपके पास में प्रॉपर नोट्स हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात ये आता है, इक्विलिब्रियम है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, राइट? अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वहां पे हमने पढ़ा था, इट इज अ स्टेज इन द केस ऑफ अ रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बहुत जरूरी है। आपको पता है, जैसे मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली आयनिक इक्विलिब्रियम वर्ड नहीं सीखेंगे, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो सबसे पहले वर्ड आयनिक इक्विलिब्रियम में एक वर्ड आता है आयोनिक। आयोनिक में एक वर्ड सिंपल से हम लोग समझेंगे कि आयंस क्या होता है। जो सब्सटेंसेस आयन देते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डिजोल्व कर दो या हीट कर दो, मेल्ट कर दो, वो फिर भी आयंस नहीं देते हैं। तो बेसिकली माइकल फेराडे करके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पे या मेल्ट करने पे वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पे या मेल्ट करने पे आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और देयरफॉर वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर हम बात करें टॉपिक की, सो द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड, डिसोसिएशन मतलब वो आयंस बना रहा है या नहीं बना रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, substances are classified into 2 categories. Number 1 is electrolyte and second is non-electrolyte. सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं which are either in the aqueous state or in the molten state can produce ions. So the substances which can produce ions either in the aqueous state or in the molten state. Substances which can produce ions either in aqueous state or in molten state, मतलब मेल्ट करने पे। Substances which can produce ions either in the aqueous state or in the molten state are called as what? Electrolyte, and therefore they can conduct what? Electricity. Now students, अगर वो ions produce कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में जो 2 atoms होंगे, जो एक कटायन बना रहा है और एक अनायन बना रहा है, उनके बीच में डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड होगा, या जो कटायन और अनायन बन रहे हैं उनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कौन से टाइप का होगा स्टूडेंट्स? या तो वो
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या फिर आयोनिक बॉन्ड होगा। या तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, बोलो जल्दी से। पोलर कोवेलेंट, सर आप सुन नहीं सकते, मैं सुन सकता, आप बोलो तो सही, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन इट इज इन मोल्टन स्टेट, एंड पोलर रहेगा तो डेफिनेटली वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में लाइक डिसॉल्व्स, लाइक हमने एनओसीबी में पढ़ा है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा तो वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम बात करें ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच कैन प्रोड्यूस आयंस आइदर इन द एक्वस स्टेट और इन द मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल, सबको पता है नमक। NaCl इज इन विच स्टेट, सॉलिड स्टेट। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, so when it is dissolved in water, basically when it is dissolved in water, पानी में डालने पे ये क्या बना देगा, Na प्लस एक्वस बना देगा, एंड Cl माइनस भी क्या बन जाएगा, एक्वस। सो इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस कटायन एंड अनायन। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, कटायन है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, अनायन है। अगर हम लोग NaCl को पानी में न डालने की बजाय अगर हम लोग इसको मेल्ट कर दें तो बेटा डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड है, आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली अगर हम इसको हीट करें एट अ टेम्परेचर ऑफ 1073 केल्विन, दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब ये मेल्ट होगा इट विल प्रोड्यूस Na प्लस इन विच स्टेट, मोल्टन स्टेट, plus Cl minus in which state, molten state. In both the state, either in the molten state or in the aqueous state, it produces what, ions. So if it can produce ions, if it can produce what, ions, we can say that it is what, an electrolyte. So electrolyte is a substance which either in the aqueous state or in the molten state can produce what, ions. अगर हम बात करें aqueous state में क्या होगा, it will exist in the form of ions. So electrolytes exist as ions in aqueous or molten state. They always exist as what, ions in aqueous or in molten state, right? ना अगर हम बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वा स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में आयंस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। आप उनको कितना भी पानी में डिसॉल्व कर दो, कितना भी हीट कर दो, वो आयंस बनाएंगे ही नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस जो है वो आयंस बनाएंगे ही नहीं, तो डेफिनेटली बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके लाइफ में कभी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज आयंस बन ही नहीं रहे, तो आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बट सब्सटेंसेस को माइकल फैराडे ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस वजह से हम लोग सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which either in the aqueous state, which either in the aqueous state or in the molten state, or in the molten state can or cannot produce ions. एक एक चीज बच्चों बहुत ही बारीकी से बोर्ड पे लिख के दूंगा, आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना बेटा। हर एक चीज जो है इसी तरीके से फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, आगे जाके ये चैप्टर हमको बहुत ज्यादा इजी लगते जाए, ठीक है। तो सब्सटेंसेस व्हिच कैन either in the aqueous state or in the molten state cannot produce ions are called non-electrolyte, are called what, non-electrolyte। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, डेफिनेटली इट हैज टू बी पोलर या नॉन पोलर। अगर पोलर होगा तो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। सो इट हैज टू बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर
कोवैलेंट बॉन्ड होगा ताकि वो डिसोशिएट नहीं होगा। ठीक है ना सर, ऐसे कोई एग्जांपल्स दो हमको जरा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे, अगर यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सर। लेकिन हमने तो देखा है शुगर, शुगर मतलब सुक्रोज है, ग्लूकोज भी आपने देखा होगा, ग्लूकोन डी पाउडर, ये तो सर पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स को भी ये कंफ्यूजन रहता है कि जो चीज पानी में डिजोल्व हो जाती है इसका मतलब आयंस प्रोड्यूस करती है या वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दे आर प्रोड्यूसिंग आयन, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सब्सटेंस डिजोल्व होने के बाद सिर्फ वो खाली मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जैसे आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे कंपाउंड क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाए वो आयंस प्रोड्यूस करे, ये बात गलत है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस इवन जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं तभी भी वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट एज व्हाट, आयंस इन व्हाट, aqueous or molten state, whereas non-electrolyte will exist as molecule only even in the aqueous state. So non-electrolytes exist as molecule in aqueous state. तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, किस स्टेट में भी, एक्वस स्टेट में भी। तो स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बार आप लोग वापस से बोर्ड पे देखिए। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन सब्सटेंसेस, मेरे साथ रिवाइज करिए। सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes are the one which either in the aqueous state or in the molten state can produce what, ions, and therefore they can conduct electricity. यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो या तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या फिर आयोनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोलाइट कैन एग्जिस्ट एज, दे एग्जिस्ट एज आयंस इन व्हाट, एक्वस और इन मोल्टन स्टेट। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप बोलोगे सर हमने ये जो पढ़ा वो तो एक आयोनिक कंपाउंड था, आपने तो बोला था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, तो अदर एग्जांपल्स में आप ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप HCl ले सकते हो बच्चों। सबको पता है HCl इज अ व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया। बट ये जो बॉन्ड है वो कौन से टाइप का है, पोलर है कि नॉन पोलर है? इट इज पोलर। क्यों? क्योंकि पोलर क्यों बेटा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। सो व्हेन दिस HCl, प्योर HCl इज अ गैस, याद रखना सब लोग, प्योर HCl इज अ गैस। So when this pure HCl is dissolved in water, this is a pure HCl gas, when it is dissolved in water it produces what, H plus aqueous and Cl minus also aqueous. तो basically अगर हम बात करें आयोनिक इक्विलिब्रियम की, तो आयंस जहां बन रहे हैं वहीं पे आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला वर्ड आ सकता है। तो आयंस कहां बन रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में? इलेक्ट्रोलाइट में। तो इस वजह से इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, पढ़ लिया, इस चैप्टर में वापस नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि अभी नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोशिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग एक बार इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's continue. Next topic is classification of electrolytes. ठीक है, हमको सिर्फ इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ना इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट ओनली जो 100% ब्रेक हो जाते हैं, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो 100% डिसोशिएट नहीं होते, बहुत ही कम डिसोशिएट होते हैं, बट डिसोशिएट होते हैं। तो इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जो 100% डिसोशिएट होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, जिनका डिसोशिएशन बहुत ही कम होता है, लाइक एसिटिक एसिड है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग जो 100% डिसोशिएट नहीं हो रहे उनको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 100% डिसोशिएट नहीं होगा, और वहीं पे बेसिकली हमारे जो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है वो यहाँ पे हमको सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ extent of dissociation or ionization, on the basis of extent of dissociation or ionization, electrolytes are divided into two types. Electrolytes are divided into two types. इलेक्ट्रोलाइट्स को दो टाइप्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो 100% डिसोशिएट होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आगे हमको एक टॉपिक भी पढ़ना है। आर दोज इलेक्ट्रोलाइट व्हिच अंडरगोज 100% डिसोसिएशन, 100% आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंसेस को अगर हम लोग पानी में डालें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई सब्सटेंस है AB, कोई सॉलिड है या फिर कोई सॉल्ट ही मान लो, इसको जब हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, राइट ना, 100% डिसोशिएटेड। सो A+ एक्वस, लाइक NaCl की बात करें, A+ एक्वस एंड B- एक्वस, ऐसे सब्सटेंसेस जो 100% डिसोशिएट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं? तो सबसे पहले जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सब के सब बच्चों आएंगे किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। तो एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन से। जब मैं ऑफलाइन लेक्चर में पूछता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग एसिड्स के नाम बोलते हैं। बच्चों आपको 6 स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने बस, ठीक है, और 6 ही स्ट्रॉन्ग एसिड आपको जेईई एडवांस तक भी याद रखने बेटा। सिर्फ और सिर्फ 6 ही है स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे सिलेबस में, और वही हमको याद रखने हैं। मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल है। द एग्जांपल्स आर HCl, HBr, HI। ये तीन तो एकदम इजी थे। HF इज अ वीक एसिड। HF जो है वो वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत ज्यादा उसका, HF का बॉन्ड जल्दी से टूटता ही नहीं है। तो HCl, HBr, HI ये तो सर बहुत आसान थे। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, स्कूल सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद में H2SO4 भी नाम सुना होगा, यस सर। और एक और बता दो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ऑल एसिड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। आई रिपीट, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सो। ये सब चीजें जो बेटा मैं लेक्चर में एक्स्ट्रा बोलूंगा, ये सब चीजें मैं कभी कभी कोई चीज जो है वो नहीं लिखूंगा, बिकॉज वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बट ये सब चीजें कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में भी बहुत बार देखी गई है, बिकॉज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर जो भी आप लेक्चर में बोलते हो, जो आपके नोट्स होते हैं वही हमको पेपर में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स एक एक चीज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे तो डेफिनेटली पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही। So this is known as perchloric acid. It's a very very strong acid and it is also known as father of all acids. Now don't ask me who is the mother of acids. ठीक है? So it is HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 and HClO4 perchloric acid. ये 6 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमको याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एंड थ्रू आउट योर एंट्रेंस, ठीक है। जेईई एडवांस तक की बात करेंगे तो भी बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 6 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 100% डिसोशिएट होते हैं, ये हर एंट्रेंस के स्टूडेंट को याद रखना है। दूसरी बात करें अगर हम लोग, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो भी सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो 100% क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं सर बताओ। ग्रुप 1 के जितने भी हाइड्रोक्साइड है, ग्रुप 1 के जितने भी हाइड्रोक्साइड है सबके सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है, लाइक NaOH, लिथियम को छोड़ के NaOH है, KOH है, RbOH है, CSOH है,
और ग्रुप 2 में सिर्फ और सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सिर्फ और सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बाकी सबको हम लोग वीक बेसिस मान के चलेंगे, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर व्हाट, strong electrolyte, they undergoes 100% dissociation when dissolved in water. थर्ड अगर हम बात करें salts, थर्ड हम बात करेंगे salts के बारे में। हम सबको पता है कि salt जो होते हैं वो भी पूरी तरीके से डिसोशिएट होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हमको स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये सॉल्ट इतना एक्सटेंट तक डिसोशिएट हुआ है या 10% डिसोशिएट हुआ है, फलाना दिन का कोई भी सॉल्ट दिया है वो 20% डिसोशिएट हुआ है, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया जाए तब तक हमेशा हर सॉल्ट को हम लोग क्या मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मान के चलेंगे। सो ऑल सॉल्ट्स आर strong electrolytes, they are what, strong electrolyte if not specified, if not specified। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम लोग हर सॉल्ट को क्या मान के चलेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मान के चलेंगे। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बहुत सारे सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेके NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, राइट, NH4Cl है, उसके बाद में सोडियम एसिटेट मान ले, सोडियम एसिटेट बेटा क्या है, CH3COO, ये भी एक सॉल्ट है। अमोनियम एसिटेट मान ले, NH4Cl मान ले, ये सब क्या है बच्चों, सॉल्ट्स है। सो ऑल सॉल्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी डैश इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ नॉट स्पेसिफाइड। तो क्वेश्चन में नहीं बोला है तब तक हम लोग उनको क्या मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे इनका जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होता है बेटा, ठीक है, बहुत ही कम होगा। सो these are partially dissociated, partially dissociated, इनका कभी 100% डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता है, और इनका तो डिसोसिएशन बहुत बार सिर्फ 5% 6% होता है बेटा, बहुत ही कम होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करें, समझो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अगर हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, तो पानी में डालने के बाद ये एक्वस फॉर्म में हो गया, एक्वस फॉर्म में जाने के बाद भी ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा, हमेशा यहाँ पे आपको आयंस भी दिखेंगे और अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी दिखेगा। तो इमेजिन करो बेटा इस सॉलिड को मैंने पानी में डाल भी दिया, ये एक्वस बन भी गया, ठीक है, तभी भी ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा, आपको A प्लस एक्वस मिलेगा और B माइनस क्या मिलेगा, एक्वस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो आयोनाइज्ड है कि अनआयोनाइज्ड है, यस इट इज अनआयोनाइज्ड पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, अनआयोनाइज्ड पार्ट है, जबकि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है बच्चों, इट इज आयोनाइज्ड पार्ट। तो बेसिकली देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डैश एंड डैश, अनआयोनाइज्ड पार्ट ये ब्रेक नहीं हुआ है और ये ब्रेक हुआ वाला पार्ट है, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रिवर्स रिएक्शन, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम। सो दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डैश इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो एन इक्विलिब्रियम, यहां से वर्ड आ गया बच्चों हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम, एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ionized and unionized part of weak electrolyte is called ionic equilibrium। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, आयंस तो बनने चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट तो कंफर्म है, बट वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम कैन बी established only in case of
इन केस ऑफ डैश इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। यस वेरी गुड। देखो मैं बोला ना सुनता हूँ मैं तुम्हारी बात, आप बोलते सर हमारी बात नहीं सुनते हो आप ऑनलाइन में, सुन तो रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर ऐसे कौन से एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल दिए थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सॉल्ट्स, वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग वीक एसिड्स। इन 6 को छोड़ के जितने भी एसिड्स आपको पता हैं वो सब वीक एसिड्स हैं एंड दे आर डैश वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। सो वीक एसिड्स आर डैश इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे HCl हो गया, तो यहाँ पे HF डाल दो। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, फेनॉल है, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड है, HCN की बात करें, हाइड्रोजन साइनाइड है, उसके बाद में एसिटिक एसिड की बात करें, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आपको पता है सब के सब वीक एसिड है। यहाँ पे HClO4 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल एसिड। बट अगर हम बात करें HClO3 की, HClO2 की, HClO की, तो ये सब के सब वीक एसिड है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट H3PO3, H3PO2, ये सब भी कौन से एसिड है बच्चों, वीक एसिड्स में काउंट होंगे। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीक एसिड्स आर डैश इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 2 अगर हम बात करें वीक बेसिस की, तो वीक बेसिस आर आल्सो डैश वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक बेस, ठीक है ना। अगर हमारे पास में कोई वीक बेस आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड की तो वो तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। बट अगर हम लोग ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड की बात करें एक्सेप्ट बेरियम, सो ये सब क्या है, वीक बेसिस है। लाइक BeOH ट्वाइस है, ठीक है ना, MgOH ट्वाइस है, ये सब क्या है, CaOH ट्वाइस है, सब वीक बेसिस है। इवन अगर हम बात करें एनिलीन की, एनिलीन क्या है, वीक बेस है। हाइड्राजीन आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, ठीक है। इवन अमोनिया, अमोनिया क्या है, अमोनिया तो गैस होता है, बट अगर हम लोग इसको पानी में डाल देंगे तो एक्वस अमोनिया, ठीक है। एक्वस अमोनिया इज नथिंग बट NH4OH, ये बात पूरे चैप्टर में याद रखना। तो अगर कभी एक्वस अमोनिया मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, वापस बोलो, यस, एक्वस अमोनिया अगर मैं बोल दूं तो इट इज नथिंग बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव है, अमोनिया के डेरिवेटिव अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है, इन सब में हम लोग डिस्कस करेंगे। अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव है, जैसे अगर हमारे पास में RNH2 है जो कि प्राइमरी अमाइन है, R2NH है जो कि सेकेंडरी अमाइन है, R3N है जो कि टर्शरी अमाइन है, ये सब के सब क्या है, वीक बेसिस में काउंट होंगे, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल अमाइन ले लें, अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन ले लें, NH2OH ले लें, तो ये भी सब के सब कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में काउंट होंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, ये सब हमारे कौन से जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आइडेंटिफाई करो कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग भी नोटबुक ओपन करिए। प्रिडिक्ट वेदर given electrolytes are strong or weak electrolyte, ठीक है। नंबर 1 H3PO3, नंबर 2 NH2PH, नंबर 3 HI, नंबर 4 अमोनियम एसिटेट, NaCl, ठीक है। So predict whether the following substances, predict whether the given electrolytes are what, सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपको प्रिडिक्ट करना है। तो आप लोग भी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। ओके चलो डिस्कस करें। तो अगर हम बात करें इन सबके आंसर्स की, तो सबसे पहले H3PO3,
H3PO3 यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, वीक है, तो मैं W लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो S लिखूंगा। अमोनिया एंड अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स है, अमोनिया के डेरिवेटिव मतलब एक H को हटा के, दो H को हटा के कुछ भी ग्रुप लेके आ जाओ, तो बेटा वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। HI डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HI, ठीक है ना, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट जो है अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलेंगे, ये भी सॉल्ट ही है। और ये वाला जो है बेटा क्या है, हाइड्राजीन है, तो ये हाइड्राजीन और हाइड्राजीन का जो भी डेरिवेटिव्स हो जाएंगे वो भी सब कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे, एकदम सिंपल ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कभी भी 100% डिसोशिएट नहीं होता है, तो इसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम लोग डिटेल में कैसे कोई भी सब्सटेंस जो है डिसोशिएट होने के बाद आयंस बनाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आई होप जो भी मैंने आपको सिखाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि सब्सटेंसेस को माइकल फैराडे ने कैसे क्लासिफाई किया था, आप भी मेरे साथ 2 मिनट रिवाइज कर सकते हैं। सब्सटेंसेस को माइकल फैराडे ने ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं which when dissolved in water or in the molten state can produce ions, therefore they can conduct electricity. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर classified into 2 types depending upon the extent of dissociation as strong electrolytes and weak electrolyte. Now strong electrolyte 100% dissociate होता है, weak electrolyte max to max 5 या 6% से ज्यादा डिसोशिएट नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड ऑल सॉल्ट्स अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोशिएट नहीं होता है, इस वजह से there is an equilibrium established between what unionized part and ionized part। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल एरो आ गया, तो इस वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, और इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसमें आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम। और बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में समझना चाहो तो मैं ऑफलाइन में बोलता हूँ, क्या इस इक्विलिब्रियम में आयंस दिख रहे हैं आपको, हाँ, तो इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको हमेशा मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। इस वजह से मैंने आपको वहां पे बोला भी था कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स दिखते थे, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, आयंस, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबके सब वीक एसिड्स, सबके सब वीक बेसिस, ये सब किसके एग्जांपल्स है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, जिस भी एसिड में कार्बन आ जाए, जैसे बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो बेटा, बेंजोइक एसिड में कार्बन आ गया, तो जिस भी एसिड में क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, मतलब ऑर्गेनिक एसिड हो जाए, वो क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, आज के लेक्चर के एंड में कोई पीडीएफ नहीं रहेगा, बिकॉज सिंपल सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में लेके जाएंगे, कैसे कोई सब्सटेंस आरएनएस, थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, अल्फा डिस्कस करेंगे, और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।